गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सरीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन और नए हफ्ते का आगाज। ये बड़ा जरूरी होता है। हम हमेशा मंडे पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मंडे ब्लूज होते हैं, कुछ लोगों के लिए मंडे डे स्टार्ट करना खासा मुश्किल होता है। या हमारे लिए नहीं होता मुश्किल। अच्छा आई वांटेड ये टू हेयर। इंफॉर्मेशन थी। हम भी आप सबकी तरह इंसान हैं, हमारे लिए भी बड़ा ही हाँ, एक मुश्किल तरह के होता है। इंसान तो हैं आप। एक तरह के इंसान हम भी हैं, जैसे एक तरह के इंसान आप भी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी मुश्किल जरूर हो जाता है। नहीं, कोई नहीं होता मुश्किल। बट वही वाली बात होती है कि आप मुश्किल के साथ आप चल रहे होते हैं, पूरा दिन आपका आसान भी हो जाता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, ये नॉर्मल है और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मंडे को एनर्जी लेकर आना भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। हाँ। आप उस एनर्जी के साथ दिन का आगाज, हफ्ते का आगाज करेंगे तो वो पूरा हफ्ते में ट्रांसफॉर्म होती है, आपको नजर भी आएगी। हाँ, ये जरूर होता है अगर आपने नींद मुकम्मल नहीं की और अगर आपको लगता है कि अब आप जो है ना सही तरह से एनर्जेटिक होकर दिन का आगाज नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है, बिकॉज व्हेन यू फील समथिंग तो वो एक्चुअली में आपकी ना पूरी पर्सनालिटी में डिपेक्ट भी कर रही होती है। सो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी रूटीन कैसे रखनी है। यानी अगर आपने वीकेंड पे भरपूर एंजॉय किया है, आप नहीं सोए प्रॉपर्ली, आपकी नींद पूरी नहीं है, तो फिर काम खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले हैं तो फिर इट्स गुड। हम सब की तरह, मतलब हाँ। जो जिनकी सुबह सुबह की नौकरियां होती हैं, हम तो लिटरली वी हेट डिनर्स। एब्सोल्युटली वी हेट लेट नाइट गैदरिंग्स। और हमें अच्छा भी नहीं लगता कि कोई हमारे घर डिनर के टाइम पे बुलाए भी नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, बुलाए भी नहीं। वीकडेज में ना, लंच पे बुलाए नहीं, बुलाए जरूर। लंच ब्रंच वीकडेज में, नॉट वीकेंड्स। ऑब्वियसली वीकेंड्स जो होते हैं वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए होते हैं, बट अदरवाइज जो है आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको साथ लेके बड़े अच्छे तरीके से चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ आपका उठना बैठना भी जरूरी है। आपकी जो कंपनी है ना वो बड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप एक कमरे में जाएं, एक महफिल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका फोकस जिस शख्स के ऊपर है, आप जिन लोगों के साथ हैं, उनमें से कोई एक भी जब एक जमाई लेने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, वो ऑन करता है, तो एट द सेम टाइम आप जैसे ही उसको देखते हैं आपको भी जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये वाकई आप एक्सपीरियंस करके देखें, कोई आपके सामने जमाई ले रहा है, आपको भी एकदम से फील होना शुरू हो जाएगा और एकदम से आप भी सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। और वो शख्स तो है ही सुस्त, लेकिन आप भी सुस्ती का शिकार होंगे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो है किस तरह से अपने इन्वायरमेंट का, इर्द गिर्द के लोगों का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। तो आप जब प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहते हैं, एनर्जेटिक लोगों के साथ रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं जो लोग, उनके साथ आपकी एनर्जी भी बड़ी बूस्ट होती है। अदरवाइज आप भी बड़े, हम वैसे वाकई आप हमेशा खुश रहते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, रहना अच्छी चाहिए ना। बात है। हाँ, आप जब समटाइम्स होता है सभी आप खुश नहीं भी होते, बट आप उसे एक्ट कर रहे होते हैं। आई मस्ट से दैट मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी हो रही होती है जिंदगी में, उसका भी इम्पैक्ट आपकी वो कहना चाह रहे हो पर्सनैलिटी पे आ रहा होता है कि हंसदियां चेहरियां दा मतलब ए नहीं होता कि इन्हां नूं कोई गम नहीं है। ओए होए होए, क्या बात कर दी, क्या बात आज कर दी। मैंने देखे कितनी फिट पंजाबी बोली। आप हमेशा मुझे ये आप बहुत ज्यादा हमें इम्प्रेस करती जा रही है। जबरदस्त हो गया ये तो। यानी एक लफ्ज से आगाज होने के बाद अब देखिए मामला जुमलों तक चला गया है, विच इज वेरी नाइस। ये होता है, हम सब सीख रहे होते हैं ज़रा, हम सब कोशिश करते हैं कि नई नई बातें सीखें। प्लस पंजाबी फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज, उसके कुछ जुमले ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आम फहम भी हो जाते हैं, तो लोग वो सीख भी रहे होते हैं। आई एम ग्लैड कि आपने इसको अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाया है। एनीवेज, हमारी बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ओके, सोचते हैं। अब आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन चलें ठीक है, सोचते आप सब कुछ लुटा अभी ये भी एक प्रॉब्लम है। पैसे। आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे, अपने चिट चैट को, लेकिन मेहमानों से आपकी मुलाकात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूआत है जिस पे हम करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है।
गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियाँ अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम कहते हैं ना कि जब कोई किसको कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो। अक्सर औकात हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था जो आपने समझ लिया। तो समझने वाले की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं कि ठीक है उसे समझने में गलती होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत मतलब ऐसे होता है कि हम वो बात उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से कम्युनिकेट करनी चाहिए। सही बात है। हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारा वाकई वो मतलब नहीं होता जो दूसरा समझ लेता है। लेकिन इसमें मेरी एक बात और भी है ना। लेकिन हाँ, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, एक जुमला आता है ना कि मैं जिम्मेदार उस बात का हूं जो मैंने कही, उसका नहीं जो तुमने समझा। लेकिन आई थिंक आज का जो मौजूद ऐसे कि नहीं, मैं उसका भी जिम्मेदार हूं जो तुमने समझा, क्योंकि मैंने सही तरह से नहीं कहा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे। ये टर्म क्या है, किस तरह से इसका हमारी जिंदगी पे एक असर है, किस तरीके से हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया पे वाकई यही होता है कि आपकी कोई बात, छोटी सी बात है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके, पूरी बात को कट करके और उसके बाद उसको चलाया जा रहा होता है। एंड देन यू लाइक ये बात तो कंप्लीट ही नहीं है, या इसका ये मतलब नहीं था जो मैंने बात की है। सो आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि कोई भी उसको मिसयूज ना कर सके किसी तरीके से। तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने हमारे साथ जुड़े रहना। हमारे साथ कौन है? हमें ज्वाइन कर चुके हैं हुमैरा जावेद खान साहिबा, डिजिटल रेगुलेशंस एंड एडवोकेसी एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। तो कुछ हमने सबीन और मैंने चिट चैट किया, थोड़ा सा आप बताएं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, हाउ डू यू डिफाइन इट और कितना ज़रूरी है इस वक्त इस पर बात करना? ऑलराइट, सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज़ के अगर हम वैसी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको देख लें तो ये सोशल मीडिया ये आया क्यों था?
it became because काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे they wanted to socially interact, right? And when you socially interact तो फिर इसके बाद marketing and sales का बहुत बड़ा aspect आ गया। अब उन्होंने ये देखा कि अच्छा एक pool बन गया है जहाँ पे लोग socially interact कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि अच्छा हम इनको चीज़ें कैसे बेचें या हम अपनी brand image किस तरह से create करें। इस चीज़ को समझने के लिए we really need to understand कि आपकी audience क्या है, you know, and audience की जो है वो idea क्या है या उनका perspective क्या है या उनका tilt ज़्यादातर किस तरफ है। So basically strategic communication brand काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, brands यूज़ कर रहे होते हैं, civil societies काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, and then government entities काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, but how they should use it, this is a different question. So जिस तरह से because I've been working with UNDP as a consultant for safe digital environment and with that मेरा telecom सेक्टर का एक्सपीरियंस भी है। विद दैट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स इस तरह से रन की जिसमें हमने ये हमारे लिए बड़ा एक गैप था टू अंडरस्टैंड कि एपेटाइट क्या है ऑडियंस की, यू नो, इतनी बड़ी आवाम, देन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे रियली वांट टू लिसन और वॉच स्पेशली। तो उसमें ये होता है कि टारगेट ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने ये देखना होता है कि बिलफर्ज आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आपको मेकअप कॉस्मेटिक्स पसंद है, तो हमने अपनी कम्युनिकेशन इस तरह से निकालनी है कि हम आपकी एस्पेक्ट को भी ले लें बट हम अपना आइडिया भी आपको दे दें, यू नो, एंड विद द सेम अगर हम आपकी एक्सरसाइज की एस्पेक्ट भी डाल दें अपनी कम्युनिकेशन में एंड देन हम अपना आइडिया भी डाल दें। सो हम लोगों का जो प्रोग्राम था सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट बेसिकली it was on misinformation and disinformation, right? अब you know it's a huge phenomenon yes, right now. it is. सही। So हम लोग क्या करते हैं कि target messaging, strategic communication में पहली चीज़, दूसरी ये होती है कि आपने अपनी reputation बनानी होती है। अब आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा government entities अभी काम कर रही हैं अपनी reputation build करने के लिए, right? Because कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आम आदमी समझता है कि शायद हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच रही, राइट? एंड गवर्नमेंट को पता होता है, वो रिगरसली काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो आइडिया नहीं दे रहे होते कि हम आपके काम चीज़ के ऊपर काम करें जस्ट तो इस तरह से एक तो ये टारगेट, देन क्राइसिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आपको पता है कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कोविड था बहुत मेजर, एंड देन काफ़ी ज़्यादा जिस तरह मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को कंटेन करने के लिए आपके पास एक एविडेंस होनी चाहिए, एक वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें आप देखें कि अगर कोई क्राइसिस आया है, कोई मुसीबत आई है, आप उसको ऑडियंस तक किस तरह से सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, एंड सो दे गेट एन आइडिया कि हमने इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। ऑलराइट, अच्छा क्या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिर्फ सोशल मीडिया के डोमेन में ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है? अब इट्स एवरीवेयर। सो इफ़ यू सी इन द ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी एक स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स होती हैं, उनकी भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को देख लें, तो अगर आप नॉर्मल चीज़ देख लें, अगर कोई बंडल की कैंपेन रन करनी है तो दे वुड नो कि एपेटाइट क्या है, आपके कंज्यूमर की एपेटाइट क्या है, देन दे क्रिएट द स्ट्रैटेजी अलॉन्ग दोज लाइंस, जिसमें डिजिटल कैंपेन्स आ जाती हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा यू नो द डिफरेंट थिंग्स जिसमें आ जाती हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट एवरी ब्रांड, एवरी एंटिटी इज़ यूजिंग दीज communication to give their you know idea to the consumer. अच्छा, अब जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया वो जी मिस इन्फॉर्मेशन, और ये तो सोशल मीडिया के तो हम देख रहे होते हैं कि कितना एक बन चुका है अलमिया, मैं कहूँगी एक ट्रेंड बनता जाता है, लोग फॉलो करते रहते हैं उसको, फैलाते रहते हैं उसी खबर को, और ऑब्वियसली उसके बाद पता चलता है एंड में जाके कि जी ये खबर तो झूठ थी, ये थी जी मिस इन्फॉर्मेशन। इसके फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले जो बुनियादी बात है इसमें कि आप देखिए सोशल मीडिया तो आ गया, अब पाकिस्तान डिजिटली ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा कर रहा है, यू नो, आपकी इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ आपको इंटरनेट की कवरेज है मौजूद वहाँ पे, राइट? सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 22 करोड़ की 25 करोड़ की आवाम है तो आवाज़ सबके पास आ गई है, यू नो, बिकॉज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, राइट? बट हाउ डू यू पुट दैट फॉरवर्ड, और आपको यू नो आपने अपना एस्पेक्ट देना है या आपने अपना आइडिया देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन इज़ लाइक समथिंग, it's very critical nowadays especially. So हम लोगों ने, when I was working with UNDP, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिजिटल कैंपेन्स रन की थी on this. UNDP का एक प्लेटफॉर्म है जो UNDP ने डेवलप किया, इट्स कॉल्ड iVerify. So iVerify क्या करता है कि वो एक पोर्टल है जिसमें अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यू नो जब अगर एक आप रील
जैसे ही अपलोड करते हैं वो सेकंड्स में लाइक रैपिड फायर वो लाखों करोड़ों तक viral हो चली जाती है। सो लेकिन जब वो मूव करती है तो मिनटों में करती है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो सालों तक रहते हैं, राइट? सो इफ फॉर एग्जांपल अगर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट करेक्ट, तो वो फैल तो गई मिनटों में, बट उसको साल लग जाएंगे फॉर मी टू बिल्ड द रेपुटेशन अगेन, राइट? सो ये एक बड़ा फिनोमिना है। आई थिंक पीपल रियली नीड टू, बिकॉज यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम। वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ वट वी आर पोस्टिंग ऑनलाइन। हम ये देखें कि एक तो हम पोस्ट क्या कर रहे हैं, फिर हम ये देखें कि हम शेयर क्या कर रहे हैं, यू नो? सो शेयरिंग में अगर आप एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि यू थिंक कि ये सही है, बिल फर्स्ट सही है, आप उसको वेरीफाई ज़रूर करें। काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद, जैसे सोच है, आई वेरीफाई पाकिस्तान है। यू कैन यू नो चेक एंड वेरीफाई द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा पूल होता है जर्नलिस्ट का, एंड दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद द गवर्नमेंट एंटिटीज़। अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई गवर्नमेंट के बारे में कुछ तरह की बात है, किसी बंदे के बारे में बात है, आप रजिस्टर करें, यू आस्क देम कि जी हमने ये रिपोर्ट देखी, हमें लगता है मिसलीडिंग है, फॉल्स है या ट्रू है, आप प्लीज़ इसको वेरीफाई करें। तो उसका प्रॉपर डैशबोर्ड है। आई थिंक थोड़ा सा गैप इधर आता है डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है कि हम किस तरह से एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक अगर ये गैप सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंटिटीज़, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस गैप को इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी लोगों को आगाही देना, अब देखें आप मुझे किताब देंगे 5 पेजेस की एंड यू विल से कि ये अवेयरनेस है इसके अंदर, ये आप पढ़ लें। आई विल नेवर डू दैट। आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी, राइट? और फिर अगर आप रिमोट एरियाज में देख लें, वहाँ तो लोग पढ़ भी नहीं सकते। सो हाउ वुड यू डू इट? यू मेक स्मॉल क्लिप्स, स्मॉल रील्स, इंफॉर्मेटिव रील्स। अब आप देखें कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करी है। ऑन अगर आपने रेगुलेशन का सुना हो, रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, बिल्कुल, राइट? सो अब अगर मैं अभी देखूं तो, क्योंकि मैं ये कैंपेन्स कर रही होती हूँ, तो मुझे ये पता होता है कि लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि गवर्नमेंट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये चीज़ें कर रहे हैं। अब मेरे कॉलीग थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरा फेसबुक पे किसी ने नंबर डाल दिया है और मेरा फैमिली नंबर है और मुझे 100 कॉल्स आ रही हैं एक दिन में। एंड ही वाज लाइक मुझे समझ नहीं आ रही, वो मेरा बहुत पुराना नंबर है, उसमें मेरा बिजनेस भी है, OTPs भी है, चेंज नहीं कर सकता। एंड ही केम टू मी, इज लाइक मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एंड आई टोल्ड हिम कि आप एक PTA की एक पोर्टल है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स CMS, राइट? इसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर एक कंप्लेंट रजिस्टर करें कि जी मैं ये हूँ, मेरा ये शनाख्ती कार्ड है, मेरा ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है फेसबुक के ऊपर, यू नो? अब फेसबुक इज समथिंग जो कि हमें ऐसा लगता है कि यार कौन उतारेगा मेरा नंबर। एंड द गाय वाज सेइंग कि मेरा नंबर तो अब चला गया है एवरीवेयर। उसमें एंड ही वुडंट, यू नो, लोगों को यकीन करने में भी बड़ा टाइम लगता है, राइट? आई सैट विद हिम, मैंने उसकी एप्लीकेशन फाइल की, ऑनलाइन की, लाइक 3 मिनट्स में, राइट? एंड उसके 3 दिन में उसका वो नंबर जो था वो नॉट जस्ट नंबर फेच डाउन हो गया, उन्होंने वो लिंक ही रिमूव कर दिया था। ओके, अच्छा, And then ये शोज सॉरी कि अगर कोई भी ऐसी पोस्ट है किसी की, किसी ने अगर आपके हवाले से कोई पोस्ट कर दी है, कोई पिक्चर शेयर कर दी है, कोई नंबर शेयर कर दिया, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दी हैं, आई एम श्योर कि इसमें कुछ लोग जो कंप्लेन करते हैं कि उनकी नई आईडी बन जाती है, कोई और बना लेता है आईडी यूज कर रहा होता है, वो सब कुछ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो PTA का आप बता रहे हैं उसमें जाके आप फाइल करें, 3-4 मिनट्स लगेंगे और 5 दिन में वो, हाँ, उनका एक रेजोल्यूशन टाइम होता है, 3 दिन का होता है और वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एंड दे फॉलो अप ऑन दैट, और वो दे फेच इट डाउन। नॉट जस्ट दिस, बट हम देखते हैं कि आपके ऑब्नॉक्शियस कॉलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो PTA का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। एंड आई वुड आपके शो के थ्रू आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि ये प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसमें एक चीज़ नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, नॉट जस्ट दिस, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस भी हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी मेजर्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसकी गाइडलाइंस क्या हैं। आई थिंक थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी का जो गैप है, अवेयरनेस, राइट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें जो चीज आती है हम यस 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 करते जाते हैं, एक्सेस दे देते हैं। वाकई अच्छा, अब लिटरली लोग यही पूछे कि अब जो कैमरा है, कैमरा की अब वो आपसे जब कह रही होती है कि कॉन्टेक्स्ट को आपने एक्सेस देना है, तो आप यस 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 कि जल्दी में, और गैलरी का पूरा एक्सेस दे देते हैं, गैलरी का पूरा एक्सेस दे देते हैं, और ये
वाकई बड़ी डेंजरस चीज है जो That is डेली so बेसिस true. पे और इसके हम साथ तो- साथ आपकी स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखें फाइनेंशियल स्कैम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कभी आप देखें कभी किसी कैश वॉलेट से आपको मैसेज नहीं आता, लेकिन एक रेगुलर नंबर से मैसेज आता है कि जी आपके इतने पैसे आ गए, आप निकाल लीजिए, या आपने इतने पैसे देने हैं, आप हमें कॉल कीजिए और ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्टफ लाइक दैट। ये सारा कुछ आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जस्ट टू क्लोज दिस आई जस्ट गिव यू कि अब हम लोगों को ये तो पता है कि हम कितनी सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं 2 सिम्स कर रही हूँ या 3 सिम्स कर रही हूँ, राइट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे कोई कितने और सिम्स इशू हो चुकी हैं। इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि यू कैन ईजिली फाइंड दिस आउट, किस तरह से, आप सिर्फ मैसेज लिखेंगे, मैसेज में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसको भेज देंगे 668 पे। आप जैसे ही भेजेंगे उसके सेकंड्स में आपको एक मैसेज मौसूल होगा कि आप इतनी सिम्स इस्तेमाल करें। अगर मैं 2 सिम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, शो 5 हो रहा है, तो आई शुड, और मैं सबको यही कहूँगी जिनके भी इस तरह से हो रहा है, वो अपने नियरेस्ट फ्रेंचाइज पे जाएं और अपने नियरेस्ट कस्टमर सेंटर पे जाएं और अपनी बायोमेट्रिक करके उसको डिसओन कर दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स इसी तरह से होते हैं कि क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़, आपकी टेलकोज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं कि इस चीज़ को ना करें, लेकिन स्कैम्स जो होते हैं ना, वो आपको जब आउट स्मार्ट करते हैं तो वो बाईपास करते हैं Also, प्रोसेस ये को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से एग्जिट उसने किया ना, पीछे से उसका फेसबुक अकाउंट बनता है, उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स उनको उसकी रिक्वेस्ट जाती है, फिर उसमें उनको मोबाइल से नंबर समहाउ अगर आपके पास कोई और है या किसी का है तो आप उसे मैसेज भी कर रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा ये हो गया, या समटाइम्स तो ये भी होता है, कहते हैं कि मैंने पैसे भेजने हैं तो आप मुझे अपना आईडी कार्ड भेजें कि मुझे उस पर पैसे भेजने समहाउ। तो ये जो स्कैम्स होते हैं इसको किस तरह से देख रहा है पीटीए, किस तरह से देख रहे हैं, हम लोग किस तरह से देख रहे हैं इनको? इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात, ये तो बहुत सोशल मीडिया की तरफ हम चले गए हैं आजकल, तो यहाँ तक हो रहा है कि लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि आपका भाई, एंड इट्स अ पुलिस ऑफिसर, नॉट अ पुलिस ऑफिसर बट अ पुलिस ऑफिसर, बट अ पुलिस ऑफिसर, सूडो पुलिस या ऑफिसर, कि आपका भाई जो है, ये आपका बेटा हमारी गिरफ्तार में, Yes. राइट, और अगर आपको इसको निकालना है तो हमें पैसे दे दो। यस काफ़ी लोगों ने अपने लाखों रुपए इस डर से लूज किए हैं, यस, and they did it, they transfer it. The best way to do is कि आपको जब भी इस तरह की कॉल आए, आप पहले तो ये देखें कि नंबर क्या है। आपके मोस्टली स्कैम्स जो हो रहे होते हैं वो रेगुलर नंबर से हो रहे होते हैं, राइट, 0312 0300 0345, इस तरह के नंबर्स। अगर आप ये भी देखें, जैसे आपकी वाली बात है, उनके पैसे मांगने की टेक्निक्स भी होती हैं। अभी मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने जो पार्सल ऑर्डर किया था उसमें आपका एड्रेस सही नहीं है, आप प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करके अपना एड्रेस सही कीजिए ताकि आपका पार्सल आ जाए। वाई? बिकॉज काफ़ी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब मैंने अगर 3 चीज़ें मंगाई हैं और मैं जल्दी में हूँ तो मुझे मैसेज आए तो मैं कहूँगी हाँ ये शायद गलत आ गया, आई क्लिक द लिंक। अब जब आप लिंक को क्लिक करते हैं वो कहते हैं कि इस चेंज का आपको 1 रुपया लगेगा, 1 रुपया लगेगा। आप अपना कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड करते हैं 1 रुपये के लिए, एंड देन आपकी सारा जो पैसा होता है, पैसे they're gone, they're gone, yeah. एंड आप देखिए अगर आप मैसेजेस में इसलिए कहते हैं किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहिए। That is so true. That is so true. So आप जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं, आप सिर्फ देखिए कर कौन रहा है मैसेज। आपको बिस्प से कितने आ रहे होते हैं, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के फेक मैसेजेस कि आपके इतने पैसे आगे आके कलेक्ट कर लें, इजी पैसे में आपके, यू वोंट बिलीव दिस। मैं सुबह सवेरे सो रही थी, 7 बजे मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी हम इजी पैसा से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है अगर आपने ये ट्रांसफ़र नहीं की। क्योंकि आई एम फ्रॉम डिजिटल रेगुलेशन, आई बीन वर्किंग विद गवर्नमेंट, तो आई नो। मैं कहा आप ब्लॉक कर दें। ही लिटरली स्क्रीम्ड आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे हम। मैंने कहा आप कर दें, आप कर दें। एंड देन आई जस्ट हंग अप बिकॉज हमें अगर अवेयरनेस होगी ना, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, वो इस चीज़ के बहुत बड़े घर में पेरेंट्स हमारे, आप टाइम पे ना पहुंचे वहाँ पे तो आपको नहीं पता होता कि काम कितना खराब हो जाएगा। और
बहुत मर्तबा काम खराब होता है बस because आई थिंक अवेयरनेस आप अपने घर नॉट वालों जस्ट अवेयरनेस, आई थिंक इसमें रेगुलेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, Yeah. प्लस आप चूंकि टेलको के साथ आपने काम भी किया है, Yeah. देखिए हमारे सामने होता है ना, वो नंबर आ रहा होता है, हम रिपोर्ट भी करते हैं, नंबर्स बंद क्यों नहीं होते, वो नंबर्स ट्रेस क्यों नहीं होते? Alright. आपने तो एक नाम लिया ना कि वो Yeah. जुलेखा के नाम पे Yeah. नंबर निकला होता है, बट स्टिल वो नंबर्स बंद क्यों नहीं होते? आपको लग रहा है, वही मैं कह अच्छा, रही हूँ, होते हैं वो बंद। बंद होते हैं। आप जैसे ही आपको वो मैसेज रिसीव हो, आप अपने CMS एप्लीकेशन के ऊपर डाल दें, स्क्रीनशॉट Okay. लगा लें कि जी ये मैसेज आया है, वो फ़ौरन उसके ऊपर काम करता है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि नॉट जस्ट दिस, आपकी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन आपके सारे टेलकोज के साथ लिंक्ड है और उनका एक फ्रॉडलेंट मॉड्यूल है प्रॉपर, जिसमें मैंने Okay. काम किया हुआ है, राइट? सो इट्स बैक स्टेज, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसमें ये होता है कि बिल फर्ज अगर उन्होंने देखा है कि आपको एक मैसेज आया है और आपने उसकी कंप्लेन की है, वो ये देखेंगे कि इसकी कंप्लेन इस नंबर के अगेंस्ट कितनी आई है। फिर वो सिर्फ ये नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इस शनाख्ती कार्ड पे और कितने नंबर्स एक्टिव हैं। सो PTS सारे टेलकोज में भेजता है कि इसकी हमें इंफॉर्मेशन दो। जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ना सिर्फ वो नंबर्स को ब्लॉक करते हैं, वो IMEIs भी ब्लॉक करते हैं, लाइक द फोन्स दैट आर यूजिंग दोज नंबर्स। Really? जी, उनको भी ब्लॉक करते हैं, एंड विद दैट वो CNIC को भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। Yeah. IMEI ब्लॉक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें किसके नाम पेश हुई हमें नहीं पता ना, Yeah. कि अब जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि सामने गांव देहात में जाते हैं और आप बायोमेट्रिक कराते हैं, आप नंबर इशू करा लेते हैं, लेकिन हाँ जो भी सिम यूज़ हो रही है, जो बंदा यूज़ कर रहा है, जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, उसका तो IMEI ब्लॉक होना चाहिए। और बार बार जब ब्लॉक होगा तो उसे जब सही तरह से नुकसान होगा ना, फिर शायद वो सोचेगा कि मैं कोई मेहनत ही कर लेता हूँ। Yeah. थैंक यू वेरी मच जी, ज्वाइन किया आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर हम बात कर रहे थे। हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन टेलीनॉर। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action, अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। Get your रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action, अब 50 रुपए की बचत के साथ। जो कोई नहीं देता वो सारा पन यहाँ मिलता है। एक्साइटमेंट का कोई पल एक सेकंड भी नहीं रुकता है। देखो कैसे मनमानी चलती है अब मेरी। मूड जो भी चाहे वही तो है मर्जी मेरी। टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम मैश करो, फुल टाइम मैश करो, फुल टाइम। ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी। दीवा दूध वाला बीबी जी, दीवा दूध वाला। इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसमें से मेंढक निकला कि नहीं। मैं कहती हूँ कि जब से मैं इस फील्ड में आई मैंने तो सबके पत्ते ही कटा दिए। देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं। जहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शौहर दूध बेचता है। पहले चांदनी तो अब लैला। नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते। कौन है ये मिट्टी के गले वर्गा मुंह है इसका। उससे बस्ता रब सोना ते मखलूक की होगी थल्ले। एवे तो नहीं कहते तीर है गुजर की हो गई। बोले 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 मैं जिन हूँ जिन। पे चल वे रहन दे जिन साई लोका।
मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली। टाइम भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा। मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की, वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से, वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। चिल्ली एंड सास तो कट करेंगे। चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। एक्साइटमेंट का कोई पल एक सेकंड भी नहीं रुकता है। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब चुटकी काटी जाएगी। भला मैंने ये क्यों कहा है? इसलिए कहा चुटकी का आप काटेंगे, आप भी रियलिटी में वापस आ जाए। कहते हैं चुटकी काटने ताकि मैं रियलिटी में वापस आ आई एम इन रियलिटी ऑलरेडी। ओके, चुटकी काटो अपने आप को। बैक टू पाकिस्तान। काटो काटो जोर से। हाँ हाँ, ऐसे प्रेस रखो। खैरियत है? पूछ रहा हूँ ना, देख। हाँ ठीक है, मुझे क्या पता ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा, आप सब ये जरा करें आज। मुझे तो नाखून ही लगा। अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे डिहाइड्रेशन के टाइम पे आप चेक कर रहे हो, इतना छट कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं, अगर आप प्रेस रखें और वो स्किन वहीं पे रुक जाए प्रोबेबली, तो कहते हैं आप डिहाइड्रेशन है। उसका एक लेवल होता होगा कि अच्छा कितनी डिहाइड्रेशन है आपको, कितनी नहीं है। तो आज इस मौजूद में हम बात इसलिए भी करेंगे जो कि डिहाइड्रेशन इज वेरी कॉमन दीज डेज, जस्ट बिकॉज की वेदर ऐसा है। हम देख रहे हैं कहीं पे हीट वेव है, हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है जिसकी वजह से मसले बढ़ रहे हैं। इशू ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता वो डिहाइड्रेटेड, जब तक वो बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं, कहते हैं हम तो बीमार हो गए, बेहोश होना और बहुत सारे और मसाइल देखें, स्टमक अपसेट हो जाना या ऐसे बहुत सारी हम चीजें देख रहे होते हैं जो कि उनके साथ हो रही होती हैं। उनको पता ही नहीं होता। जब जाते हैं डॉक्टर कहते हैं जी आपको डिहाइड्रेशन, कहते हैं डिहाइड्रेशन, हमें तो प्यास भी नहीं लगी, हमें तो ये भी नहीं हुआ, हमारे अपने क्योंकि हमने सिम्टम्स बनाए हुए, तो ये भी बड़ा मसला है। तो आज जानने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से इस एक्सट्रीम वेदर में आप ये जान सकते हैं, वेल अवेयर आप हो सकते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, कौन से ऐसे खाने खाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, पानी कितना पीना चाहिए, एज के पर्सपेक्टिव से भी। तो आज ये सारी चीजें आखिर में आप कहते हैं एज के पर्सपेक्टिव से भी मुझे हिट होता है। नहीं, क्योंकि अल्लाह वैसे अब ये हमारी मेहमान की तरफ आते हैं। कहने का मतलब ये है कि यंगर एज अब इतना मसला नहीं होता ना, ये कहना चाह रहा हूं। जस्ट अ नंबर फिर कह दिया। हफ्सा नज़ीर की तरफ चलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दो लेडीज बैठी हैं, एज की बात नहीं करनी। एज की बात तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता दें कि इनकी उम्र आपको कितनी लगती है? 17, 16, 17। थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड। वैसे एक साल आपने कम बताया, बट इट्स ओके, इतना मार्जिन देना भी चाहिए। ये स्वीट 16 पे चलते हैं। अभी आईडी कार्ड नहीं बना, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, कहते कि मैं आईडी कार्ड के लिए अगले साल अप्लाई करूंगा। हाँ, इस साल अप्लाई करना है। बस ये कि अभी अम्मी कह रहे थे बाहर जरा कम निकला करो, ज़माना ठीक नहीं है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और जरा बताएं अब सर, क्या
क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कैसे पता चल सकता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं? डिहाइड्रेशन में सबसे पहले तो जो इन्होंने पिंच टेस्ट कहा है, जब हम बहुत छोटे होते थे तो हम जाके पूछते थे स्कूल में आपका रोज़ा है, तो कहते थे ना रोज़ा है, तो हम ये फिंगर ऐसे करके उसकी चेक करते होते थे और हमें पता चल जाता था कि रोज़ा है या नहीं है, लेकिन तब हमें डिहाइड्रेशन का नहीं पता होता। अगर आप वहां पर जाएं और हफ्सा अगर पिंच टेस्ट में हम आपको बता सकते हैं। मैं डिहाइड्रेटेड वैसे भी नहीं हूँ, पता चलता है कि आज कि ये डिहाइड्रेटेड है कि नहीं। ये पक्का तय हो गया, जब भी कुछ चूंटी कटवाने मैं नहीं बैठना। और साथ तरीका आपने सबसे पहले अपनी स्किन लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपने इसको जोर से पिंच करके 10 तक इसको होल्ड करना है। चलो जी, मैं भी साथ साथ ट्राई करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब आप छोड़ेंगे स्किन। अगर तो आपकी फौरन से वापस चली गई है, आप थोड़े से डिहाइड्रेटेड हैं। मेरे तो फौरन से चली गई। आप डिहाइड्रेटेड नहीं है। आपकी स्किन जो है, मतलब अगर ये टाइम लेती है, मतलब अगर ये टाइम लेती है 2 सेकंड्स भी लेती है, तो इट मींस यू आर डिहाइड्रेटेड। तो अगर आपकी स्किन फौरन से वापस चली गई है तो इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन नहीं है और आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिल्कुल मेंटेन है। आप भी करें जी, ये फौरन से करें, सब अपने अपने हाथों को 10 सेकंड तक गिने, उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो स्किन फौरन से वापस गई, इट्स फाइन। अगर नहीं गई तो फिर आप डिहाइड्रेटेड हैं, कुछ कम डिहाइड्रेटेड होंगे, कुछ ज्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं होंगे। आई एम सो हैप्पी कि फौरन से पड़क। पानी कितना पिया सुबह से? गुड साइन। भाई मैं बहुत ख्याल रखती हूँ पानी का, खाने पीने का, स्पेशली फ्रूट्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए। अच्छा, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? और सिम्टम्स बच्चों में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बच्चा आपका बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा, चिड़चिड़ा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा सोएगा, और मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं जैसे ही रोते हैं उनके बड़े बड़े आंसू टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं तो उनको आंसू लाने में भी टाइम लग रहा होता है, क्योंकि हम समटाइम सोच रहे हैं पता नहीं ड्रामा कर रहा है, रो नहीं रहा, आंसू तो आई नहीं है, तो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। दूसरा, आपका बच्चा जो है वो यूरिन कम करेगा। अगर ज़्यादा छोटा इन्फेंट है, टॉडलर है, आपने उसके पैम्पर को नोट करना है, उसके डायपर को नोट करना है। ये चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि भी जी गर्मियाँ हैं इसलिए यूरिन कम कर रहा है, लेकिन आपने जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जो है वो आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है और उसकी भूख भी कम हुई है। सिर्फ बच्चा या बड़े भी, अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो क्या इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं? हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग को जो है वो आपको पता है हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप डिहाइड्रेट जिन दिनों में फील कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन है, आपको फटीग भी फील होती है और आपको हेडेक भी फील होता है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, आपके ब्रेन से भी जो है वो पानी का लॉस हो रहा होता है। तो आपको जो है वो एक तो मिग्रेन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरा आपको चक्कर आ सकते हैं और डिजीनेस फील हो सकती है, या समटाइम आपको ये फील होगा कि मुझे आजकल बातें बहुत ज़्यादा भूल रही हैं, मैंने ये चीज़ रखी थी, थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं कि ये, या मैं इधर आया था, मैं क्या करना आया था। तो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके साथ साथ जो है वो यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क आना, ये डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम है। समटाइम हम सोच रहे होते हैं हमने भी सप्लीमेंट्स खाए थे या हमने ये चीज़ खाई थी, इसकी वजह से यूरिन डार्क है, लेकिन डार्क यूरिन जो है वो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा, वैसे में क्या सिर्फ सादा पानी उसका इस्तेमाल करना मुनासिब बात है कि बस आप पानी 8-8 ग्लास पी लें, या कि नहीं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होना भी जरूरी है और आपने पानी में सॉल्ट्स भी ऐड करने हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पानी पीना गर्मियों में काफ़ी नहीं होता। आपको पता है जब आप बाहर से होके आए हैं, आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है और आप आए हैं, तो आपकी बॉडी में सोडियम लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 200 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम तक अगर आपको 1 लीटर स्वेट आया है तो आपका 300 मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम लॉस हो रहा होता है। 100 मिलीग्राम आपकी बॉडी मैग्नीशियम लूज कर रही होती है और 1 लीटर स्वेट में 3000 क्लोराइड्स लॉस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। 1 लीटर पसीना एवरेज, हम जो मौसम की सूरत हाल है, वो लोग जो हर वक्त एसी वाले इन्वायरमेंट में नहीं रहते, नॉर्मल काम करते हैं, उनको आ जाता है, जिनकी बाहर दुकानें वगैरह हैं। तो इसमें जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन के पंप के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सिर्फ पानी काफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ पता क्या की जाती है, मुख्तलिफ किस्म के जो बाहर स्टॉप्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे सोडास बिक रहे होते हैं, उसमें इतना इतना नमक, इट्स नॉट सेफ। उससे मज़ीद आपकी बॉडी जो है वो डायूरेटिक इफेक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट लूज़ कर सकती है, या उसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें शुगर नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है हमारी बॉडी में, उसमें
सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रिंक है वो रेगुलर छाछ, जिसे हम लस्सी कहते हैं। आपने दिन में 2 से 3 दफा जो है वो लस्सी को पतला करके इस्तेमाल करना है, और उसमें कोशिश करें कि आप पिंक सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड करके जो है वो आप लस्सी को चीनी ना डालें। हाँ, चीनी का इस्तेमाल कम करें। शीरे वाला दूध। हाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ तो चीनी पीने का बहाना ढूंढते हैं ना हम लोग हर वक्त। और सिर्फ लस्सी में नहीं, आप ये देखें जैसे हम कहीं गर्मी से वापस आते हैं ना, हमारे हाँ घरों में ट्रेंड है जूस कि फौरन से ना, हाँ, वो लाल पीला नीला जो भी शरबत बनता है घर में, आप वो बना लेते हैं, उसमें ठोक के चीनी डालते हैं। और चीनी तो आपको जरूरत नहीं होती, आपको तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है ना। सेकंड है आप नारियल पानी, इट्स वेरी गुड फॉर योर हाइड्रेशन, और आपको अगर डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं तो नारियल पानी का ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 3, लीमू पानी आप घर पे बनाएं। अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो आप थोड़ी सी शुगर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ORS का काम करेगी। जैसे आपने अगर 1 लीटर पानी बनाया, आप उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस ऐड करें, उसमें आप 1 स्पून जो है वो पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो यूज करें, जो नॉर्मल ये धेले का नमक हम इसको कहते हैं मिलता है, और उसमें आप 1 टेबल स्पून शुगर 1 लीटर में यूज कर सकते हैं। एक ग्लास में 4 चम्मच चीनी नहीं डालनी है, हाँ, तो वो एक ORS बन जाता है पूरा जो फ्लूइड है, जिसे नमकोल वाला पानी कहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ नॉर्मल जो ORS मार्केट में अवेलेबल है, आप उस ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मौजूद हो, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पूरे हो रहे हों, और एंड पे जो है वो हमारा पानी आता है। उसके साथ साथ कोशिश करें कि फल और सब्जियां वो खाएं जिसमें पानी बहुत ज्यादा है। अल्लाह मियां ने जो मौसम बनाए हैं उसके साथ ही अल्लाह मियां ने वही वाली फूड्स बनाई हैं। तरह खीरे बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का, इसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। गर्मियों की जितनी भी सब्ज़ सब्जियां हैं, आप जो है वो ये हमारी तोरियां होती हैं, टिंडे होते हैं, कद्दू होते हैं, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसमें पानी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप इनको खाते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होती। से अगर पका के खाते हैं, हमारे यहाँ तो इनका मतलब यही है ना कि बच्चे सिर्फ कहते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। अक्सर बच्चे बड़ी शौकी से हमारी मम्मा ने तोरियां बनाई तो हमें तो पता नहीं चलता, वो तो मसाला होता है, सिर्फ मसाला होता है। तो उस तरह से आपने नहीं खानी है, आपने इनका जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करके खाना है। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं आजकल, एप्रिकॉट मौजूद है, खुबानियाँ मौजूद हैं, आलू बुखारा मौजूद है, पीच मौजूद है, इससे पहले तरबूज था, ये सब की सब जो है इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है। आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। देखिए ये सारी चीज़ें, वही बात है कि अल्लाह की नेमतों का जितना हम शुक्र अदा करें हमारे लिए बहुत कम है, बिकॉज वाकई हर सीजन के लिहाज से देखें, जो उसमें सब्जियाँ, फ्रूट्स होते हैं, खाने पीने की जितनी चीजें वो हम देख रहे होते हैं, वो सीजन के हिसाब से होते हैं, और हम फ्रोजन फलाना हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, सही बात है, बल्कि नहीं खा रहे होते। हम तो अक्सर सभी एग्जांपल देते हैं ना, वो फलाने मुल्क जाओ जी, वहाँ तो पूरा साल आम मिलते हैं, वहाँ तो पूरा साल ये फ्रूट मिलता है। इट्स रॉन्ग एक्चुअली। आप पाकिस्तान इज ब्लेस्ड बिकॉज़ हमें पता है कि इस मौसम में क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीजनल वेजिटेबल्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हीं को ही खाना चाहिए, बच्चों को भी उसी को ही लेके चले, ना कि एक स्मूदी बना दी हमने। अच्छा, ये क्या स्मूदीज जो हम बना रहे होते हैं इसका भी उतना ही आपकी बॉडी को फायदा होता है, या जितना आप बस फ्रूट, बिकॉज बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करें कि बच्चों का एक तो ये नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता, सुबह सुबह पानी पिलाना बच्चों को बहुत मुश्किल काम हो गया, बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज तो होती नहीं है बच्चों की, पसीना कैसे आएगा, प्यास कैसे लगेगी, सो ये भी एक इश्यूज होते हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको किस तरह से केटर करें? अच्छा, अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो उस टाइम उनके जब टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं ना, तो हम बच्चों को जैसे प्यूरी स्टार्ट करवा देते हैं, 6 मंथ पे हम उनको फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फल को वैसे खाना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जैसे फ्रूट जिस फॉर्म में है आप उसको उसी फॉर्म में खाएं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अगर हम फ्रूट जूसेस की बात करते हैं, आजकल मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि भाई ये तो बहुत हेल्दी है, मैंने तो फ्रूट जूस पिया, उसका इतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज़ खाने के बाद आपका शुगर लेवल कितना जाएगा। एक ऑरेंज जूस का ग्लास आप कहते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई पे चला जाता है। अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं, आपको कितना टाइम लगता है वो खाने में, एफर्ट है, छील के आपका पेट भी भर जाता है एक ऑरेंज, और जूस बनाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 ऑरेंजेस चाहिए होते हैं, तो वो कितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है। जूस इज नॉट सेफ। लेकिन अगर हम स्मूदी की बात करते हैं, स्मूदी जब हम बनाते हैं तो उसको हम जो है वो रेगुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो उनका पल्प अंदर ही रख के उसमें ब्लेंड करते हैं, उसका ब्लेंड है, उसका फाइबर कंटेंट अंदर ही होता है, तो इट्स सेफ। अगर आपका बच्चा बाहर के जूसेस पी रहा है तो आप उसको बिल्कुल ना दें, और अगर फ्रूट जूस उसके कंपैरिजन में पी रहा है तो इट्स सेफ। लेकिन अगर आप बच्चों को स्मूदी देंगे तो इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, मैंगो शेक, ये जाहिर सीजन भी है और हम सब आम के बड़े शौकीन किस्म के। आम को कुछ नहीं कहना भाई, आम को कुछ नहीं कहना, आम को कुछ नहीं कहना, आम को कोई कुछ नहीं कहना। वैसे भी इस वक्त तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना, क्योंकि चौंसा आ चुका है। अच्छा, अब जरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन, वो ये कि कहते हैं कि जी आम अगर आप
खा रहे होते हैं तो वो बड़े गर्म होते हैं, उससे जी बच्चों को दाने बड़े निकल गए, गर्मी बहुत हो गई है। ये एक ये पर्सपेक्टिव है जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों के अंदर मिल रहा होता है। दूसरा ये कि आप इससे बेहतर होता है कि आप उसमें बर्फ ऐड करके, आप उसका दूध ऐड करके मिल्क शेक बना लें। चीनी की बात नहीं हो रही, चीनी को भी सेपरेट करते हैं, वो तो इन एनी फॉर्म इट्स अ पॉइजन। ठीक है, ये हम बहुत ज्यादा कह रहे होते हैं। या फिर आम खा ले और उसके बाद कहते हैं जी आप कच्ची लस्सी पी लें, हाँ जी, ये कहा जा रहा होता है। थोड़ा तीनों काम कर लें। अच्छा, क्या किया जाए? अच्छा, मैं हमारी न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से हम ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट नहीं रखते, क्योंकि मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है ओवरऑल, और हमारी बॉडी में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है कि ये खाने के बाद जो है वो बॉडी में थर्मिक इफेक्ट बढ़ सकता है, इसलिए इनको गर्म कहा जाता है। क्योंकि आम इतनी मज़े की चीज़ है कि आप एक खाए बगैर तो रह ही नहीं सकते ना, जब भी खाते हैं तो वो 3 4 5 खाए जाते हैं। हाँ, तो ये ना कि वो क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है डिहाइड्रेशन ना आपको हो जाए, क्योंकि चीनी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से। तो मिल्क शेक अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो इट्स सेफ और इसका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। बल्कि आप अपने बच्चों को जो है वो इस बहाने से दूध भी पिलाएं और वो फ्रूट भी देगा, तो आप उस मिल्क शेक जो है वो बच्चों को यूज करवा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ये कैसे मालूम होता है कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बच्चों में? हम ज्यादा देखते हैं वैसे भी कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे मालूम होता है? आपने ये नोट करना है कि आपका बच्चा यूजुअल से ज्यादा क्रैंकी तो नहीं फील कर रहा, आपका बच्चा चिड़चिड़ापन तो नहीं उसको महसूस हो रहा। दूसरा ये आपका बच्चा बार बार आके आपको क्लेम करेगा कि मेरी टांगे दर्द कर रही हैं। ये जो काफ्स पेन है बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों में, टांगे दर्द करना, जब उनको डिहाइड्रेशन होती है, जब उनकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम लॉस होता है तो बच्चों की जो है वो काफ्स पेन करती हैं, जिसे हम पिंडलियां आम जुबान में कहते हैं, उनमें उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और आपका बच्चा जिस तरह हर वक्त एक्टिवली खेल रहा होता है वो नहीं होता। और सबसे जो कॉमन सिम्टम है जो आपको सबसे पहले नोट करना है, आपके बच्चे की आंखें खिंची हुई होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे की आंखें जो हैं वो अंदर को जा रही हैं, और माँ जो है वो सबसे पहले ये चीज़ जज कर लेती है, निढाल हुई नहीं है, थोड़ी सी आंखें जो हैं वो खिंची हुई होती हैं, अंदर को जा रही होती हैं बच्चों में, बहुत सारी आंखें धसी लग रही हैं। अच्छा, हम उसको कमजोरी में ले रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा बच्चे ने खाया पिया नहीं है, तुम्हारा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, हम ये नहीं देख रहे होते कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है, बच्चा डिहाइड्रेट होता है। असल में माएँ भी इतना ज्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फीडर दिए होते हैं और वो सोच रही होती हैं कि जो मिल्क है यही इनके पेट में जा रहा है, जो टॉडलर्स हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। और सबसे जो है मसले की बात हमारे यहाँ आपने देखा, जो ज्यादा बच्चे न्यू बॉर्न्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को लपेट के रखा जाता है। अक्सर घरों में मैंने देखा है बच्चा छोटा है, एसी नहीं चलाना है, इसको ठंड लग जाएगी, इसको एसी के सामने लिटाना, और आपको बच्चों को हमसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, छोटे इन्फेंट्स हैं जो पैदा न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कैप्स पहनाई हुई होती हैं और उनको अंदर सारा पसीना आया नहीं, तो क्या करें? वैसे ये बड़ा वैलिड आपने एक पॉइंट, हाँ, तो वो बच्चे जो हैं उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और जो इन्फेंट्स हैं आपको पता है 6 मंथ तक विदाउट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हम उनको कुछ दे भी नहीं रहे होते। बच्चे अभी गर्मियों में पैदा हुए हैं, हाँ जी, ठीक है, एक्सट्रीम गर्मी जो हम बात कर रहे होते, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों में पैदाइश के बाद फौरन, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इनको कवर करें, बिकॉज ऑब्वियसली आउटसाइड टेम्परेचर इट्स डिफरेंट, और यही चलता आ रहा है हमेशा से, हम देख रहे हैं। तो उनकी कैसे केयर की जाए? फर्स्ट फ्यू आवर्स के लिए होता है, क्योंकि बच्चे ने जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जब माँ के पेट से निकला है वो कुछ घंटे तक जो है वो बच्चे ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है। और बच्चों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। आप देखिएगा बच्चों को जब हम उठाते हैं तो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, बच्चों में से आती है, एक स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही होती है, हाँ, और वो उनकी स्वेटिंग होती है। बेसिकली वो बच्चों की जो है वो स्वेटिंग होती है, और बच्चों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उनको कमरों में ढाम के नहीं रखना, उनके ऊपर जो है टोपियां नहीं पहनानी बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा फलीसों में या कपड़ों में नहीं लपेटना। उनके हाथ और पाँव आपने ऑब्जर्व करने हैं। उनके गर्दन में अक्सर बहुत ज्यादा रैश हो रहे होते हैं, बच्चा पूरी रात रोता है। पिछले दिनों वो माँ लेके आई है बच्चा, मैं जो है वो पीढ़ी में ही बैठी हुई थी कि बहुत ज्यादा रो रहा है। वो हम भी ये बेसिकली सोच रहे थे इसका पेट दर्द कर रहा था, नहीं मैंने इसको ड्रॉप्स दिए था, वो उसको कॉलिक ड्रॉप्स भी दिए हैं, फिर भी
बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो रहा। जब उसकी कैप उतारी है और उसके बाद मैंने उसका गला देखा है, वो सारा रैशेस से उसका गला भरा हुआ था। और वो मदर कह रही एसी बंद कर दे, मेरा बच्चा आया इधर, एसी ना चलाएं। और बच्चा शायद 8 to 10 डेज का था और वो पसीने से भरा। और मैंने पूछा आप इसको रोजाना सुबह नहलाएं? तो वो नहीं जी, बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, तो बहुत छोटा है अभी, इसको तो लपेट के रखना है। तो ये कंसेप्ट जो है वो बहुत बुरा है। नॉर्मल बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और वो बेचारा, और साथ ये भी कह रही है कि रात पूरी रोता है और दिन में सोया रहता है, उठता ही नहीं है और दूध भी नहीं मांगता। तो वो इतना ज्यादा सुस्त हुआ था डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आपने जो है वो नॉर्मल बच्चों का जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि उनको डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रेग्नेंट खवातीन जी इस मौसम में क्या एहतियात ज्यादा करनी चाहिए उनको? हाँ, प्रेगनेंसी में जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल कर रही होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो किसी ना किसी तरह गुजारा होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल आप बाहर निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो अक्सर जो है प्रेगनेंसी में चक्कर आने को बड़ा कॉमन सिम्टम समझा जाता है कि जी प्रेग्नेंट है इसलिए चक्कर आ रहे हैं। तो वो प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर नहीं आ रहे होते, वो आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो सकता है, माँ की तरफ से जो बच्चे का पानी है वो कम हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो ये फील कर रही है कि मुझे अनयूजुअल जो है वो यूरिन नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, अगर उनको उस तरह से यूरिनेशन नहीं हो रही तो ख्याल रखना है, उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और अगर उनको यूजुअली ज़्यादा हेडेक फील हो रहा है, ऑलरेडी उनको इतना सर दर्द नहीं था, 2-3 दिनों से उनको जो है वो ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, तो उनको जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा जो है वो सिम्टम है इस चीज़ का कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में ख्याल रखें कि एक तो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होते हैं। आपने सुना भी होगा कि ये कंसेप्ट है नारियल पानी पीने से बच्चे गोरे होते हैं, बच्चे गोरे होते हैं। वो ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नारियल पानी पीने से आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे में जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट जा सकता है। तो माएँ जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो कोशिश करें कि वो नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वही आएगा जो माँ बाप के बिल्कुल ऐसा ही है, जेनेटिक है। बल्कि पता नहीं क्यों ये नारियल पानी कहाँ से आ गया है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डाइट का ख्याल रखना है। विटामिन सी कंटेनिंग कुछ चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, वो खाएं तो उससे बच्चे की स्किन फ्रेश हो सकती है। लेकिन आप जेनेटिक को किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते। कह रहे होते हैं बेसिकली फ्रेश स्किन होती है, हेल्दी स्किन होती है, आती है। अदरवाइज रंग गोरा काला निकले इस माइंडसेट से बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जरा घर में ये जो होम टेस्ट है ये जरूर करें, अभी फौरन करें। बताया अभी फौरन करें कि ये चमड़ी आपने ऐसे लेनी है, आपने चमड़ी और इसको आपने ऊपर तक उठाना है और उसके बाद आपने 10 सेकंड तक इसको गिनना है। और 10 सेकंड तकरीबन मेरा ख्याल है मेरे भी पूरे हो चुके हैं। और ये देखिए मेरी स्किन वापस आगे जगह पे, इसका मतलब आई एम हाइड्रेटेड। और आप लोग भी चेक करें, अगर आपको लगता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट, आपको बाकी जैसे सिम्टम्स हफ्सा ने बताएं उन सबको भी फॉलो जरूर करें। प्लस सिर्फ पानी नहीं, आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने कोशिश करनी है कि फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्मूदीज आर आल्सो गुड, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। हम नाज़रीन बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6,
D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। नरगिस बेगम, नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके हो। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना भी चाहिए। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली हैं, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं गए। तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ, चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यही चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार टुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। जन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी। प्यार का तड़का। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रूना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदी। ये वो सेगमेंट है जिसका हमें बड़ा इंतजार भी होता है और हमें बड़ा मजा आता है, हम एंजॉय कर रहा होता है। एंड देन हम पूछ रहे होते हैं अच्छा ये किससे बनाई है, आर्टिस्ट कौन है इसके पीछे। या अक्सर हम आर्टिस्ट का नहीं भी पूछ पा रहे होते, हम आर्ट की बात जरूर कर रहे होते हैं, बट कहते हैं
एक आर्ट से आर्टिस्ट की पर्सनालिटी का बहुत पता चल जाता है, वो क्या सोच रहा है या सोच रही है या किस तरीके से उस एक फनपारे से क्या मैसेज कन्वे किया। 15 साल से वो जुड़ी हैं इस आर्ट के साथ और वो फनपारे तख्लीक कर रही हैं। नहीं, फनपारे भूल गई थी। सायरा बेगम में ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सायरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कभी आप भी भूल जाती हैं कोई फनपारा तख्लीक करते करते कि क्या करना शुरू किया था? अभी तक माशाल्लाह मैं थाउजेंड्स में काम कर चुकी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा भूल चुकी हूँ। मतलब अब ये भी 15 साल से नॉन स्टॉप रोजाना ही पेंट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग बनाई है। अच्छा, काफ़ी सारी आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो ड्रामास में भी डिस्प्ले की गई हैं, हाँ सेट्स के ऊपर। मोहब्बत गुमशुदा मेरी उसके पीछे सेट में मोस्टली मेरी ही पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ज़्यादा आपकी पेंटिंग्स वहाँ पे थी। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है वैसे, मतलब क्या क्या डेप्थ ज़्यादा होती है आपकी पेंटिंग्स में? आप किस तरह से अपने काम को डिफाइन करेंगे कि ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है? मुझे जो है ना बचपन से कुछ चीज़ों के साथ ख़ास किस्म की रग़बत थी, जो मुझे अब आके मालूम हुआ है। एक वो चीज़ थी टेक्सचर। हमारे घर में पेरेंट्स के घर में एक कॉटन का प्लांट था, तो कॉटन बर्ड्स के अंदर बीज होते थे। उनको पहली दफ़ा जब मैंने ओपन करके देखा तो उसकी जो फील थी वो ऐसी थी कि वो अभी तक मुझे याद है, और मैं ख्वाब में भी उसको देखती थी। अब आके टेक्सचर को जब मैंने क्रिएट किया तो मुझे वो बात याद आती है कि वो चीज़ इतना क्यों मुझे महसूस हुई थी इतनी डेप्थ में। तो फिर जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की तो मुझे ब्रश से पेंट करना नहीं आता था, क्योंकि मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ब्रश से पेंट कैसे किया जाता है। उसकी भी रीज़न यही थी कि ब्रश जो है वो स्मूथली चलता है, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। तो फिर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें उसका एक्सपीरियंस किया, ट्राई की। उसमें चम्मच, फोर्क, स्टील वूल, स्पॉन्ज, नाइफ, ब्रश, हर चीज़, मतलब कि स्टिक और जो कुछ मुझे समझ आया। लेकिन जो है ना स्टील वूल जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये वो चीज़ है जो बचपन से ना मैं देखना चाह रही हूँ, और ये वो टेक्सचर क्रिएट कर रही है। अब स्टील वूल से काम आप करें तो एक बात है कि अगर आपके अंदर आर्टिस्ट नहीं है तो वो कीचड़ भी बन सकते हैं। सही बात है। क्योंकि कभी कभी जब मेरे तो बर्तन ही धोते हैं उससे। बिल्कुल बर्तन धोते हैं। हम चकमाल में रहते हैं। चकमाल में आपको पता है एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो लोगों को इस बात का दुख होता है कि एक पेंटिंग में इतनी ज़्यादा स्टील वूल आप ज़ाया कर देते हो। उससे पता नहीं कितने देगचे धुल जाए। नहीं, वैसे स्टील वूल ज़ाया हो जाती है पेंटिंग्स में? ज़ाया इस तरह होती है, कभी कभी मुझे याद नहीं रहता उसको पानी में रखने में, तो फिर ज़ाया हो जाती है। स्टील वूल से बनी हुई है दोनों? हाँ जी, ये दोनों स्टील वूल से। इसमें आपको कहीं मतलब कि वो ट्री ट्रंक में ब्रश यूज हुआ है। वाओ, अच्छा, करीब आके थोड़ा सा महसूस है कि बाकी दूर से आपको ब्रश ही फील होता है कि ब्रश की टेक्निक से प्रॉब्ली यूज है, बट नो इट्स नॉट ब्रश। इस तरह स्टील वूल से आपने बनाया हुआ है। मेरी पेंटिंग की ये खासियत है कि नजदीक से जाए तो लगता है किसी बच्चे ने कलर लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाए ना तो मंजर जो है वो करीब आने से ना थोड़ा सा उसका एक और लुक क्रिएट होती है, दूर से उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, वाकई ज्यादा आ जाती है। तो ये क्या वजह है कि ये उसकी रीजन ये है कि स्टील वूल में जब मैं 3-4 इकट्ठे कलर डाल के टच करती हूँ तो बारीक बारीक तारे होती हैं सबके साथ ना, वो डिफरेंट कलर लग जाते हैं। तो जब अप्लाई करते हैं तो वो कलर एक पॉइंट पे 3-4-5 कलर इकट्ठे होते हैं जो बहुत ज्यादा फिर डेप्थ क्रिएट करते हैं। शुएब, ये वाला जो राइट वाली है जिसमें खिजां दिखाई गई है, ये इसकी अगर बात करें इसमें वाकई आप खो जाते हैं और दूर तक आपको ट्रैक नजर आते हैं ना, जैसे बस वॉक करते चले जाएं। दिल कर रहा है वॉक करने के इधर आपको। जी। ये हमारे नॉर्दर्न एरिया में इस तरह की खिजां होती है मोस्टली। इस्लामाबाद में कुछ ट्रीज हैं या यूरोप में होती है, नॉर्थ में बहुत ज्यादा है और नगर की है, जिसमें वहाँ का मंजर कुछ ऐसा है कि वहाँ के जो खिजां के रंग हैं वो कुछ इस तरह उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाहर के फूलों की तरह रंग होते हैं। उसकी खिजां भी बाहर जितनी ही बिल्कुल इतनी ज्यादा रंगीन होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। And coming to this one as well, अच्छा ये जो इसमें आपने पर्पल ऐड किया, अच्छा ये माइंड में क्या आता है कि अच्छा जी अब मुझे ग्रीन तो दिखा रही हूँ मैं, दरख्त भी है, घास भी है, छोटे छोटे सफ़ेद फूल भी हैं, लेकिन बीच में आपने फिर पर्पल ऐड किया। ये एक तो होता है कि आप का दिल होता है कि आप पेंट क्या करना चाहते हैं। मतलब मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ होती है बैलेंस की, कि आप जो कलर लगा रहे हैं उसके साथ मसलन यहाँ अगर मैं रेड लगा दूँ तो उसके साथ फिर वो ग्रीन नहीं चलेगा, नहीं जाएगा, वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं।
अगर मैंने ये ग्रीन यूज़ किया है तो यहाँ पे ये रेड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अगर मैंने इधर रेड पर्पल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर मैंने इधर रेड फूल बनाने हैं तो फिर उसकी वैल्यूज़ मुझे डिफरेंट, फिर आपको ग्रीन का शेड चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो पूरी की पूरी पेंटिंग का एक अपना माहौल होता है, Alright. अपना हिसाब होता है। अच्छा, स्टील वूल से काम करना, हाथ भी खराब हो जाते हैं? हाथ मेरी हैं, रील्स होती हैं फेसबुक पे, टाइम लैप्स वीडियोस होती हैं, तो मेरे रंग बिल्कुल जो है हाथ जो है रंगों से भरे होते हैं। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ रंगों के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, स्टील वूल तारें भी तो सामने खूब जाती नहीं, इस तरह नहीं, वो तो सॉफ्ट ही होती है। Okay. लोग मुझे कहते हैं आप ग्लव्स यूज करें, लेकिन मेरा ना मुझे लगता है कि वो रंगों से दूरी पैदा हो जाती है। मैं जितना वो हाथों के साथ टच होते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ऑलराइट जी। अच्छा, स्टील वूल यूज किया सभी आपने वैसे? बर्तन धोने के लिए क्यों? लास्ट में कब धोए थे बर्तन? आखिरी बार बर्तन कब धोए थे? गुड क्वेश्चन। अम्मी भी तो सुन रही हैं और आपके हस्बैंड भी सुन रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं, मैं दोनों से पूछ लूंगा। कभी तो धोए होंगे, कभी तो धोए होंगे, और देखने में तो नजर आ रही होती है कि कैसी है तो उसका इस्तेमाल। लेकिन देखें जी, स्टील वूल का इस्तेमाल सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं हो सकता, इसलिए तुम इस्तेमाल नहीं करती ना। आपको ये बता दिया कि उससे आप देखिए, एक कोई चीज होती है, आप उसका क्रिएटिव किस तरह से बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बड़ी जरूरी। सही बात। ये सबसे ये तो आजादी है ना। आप सीखिए, आपने ब्रश को छोड़ के अपने आप को आज़ाद किया है कि और भी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने एक्सप्रेशन को जो है दिखा सकती हूँ। तो मेरा शुरू से यही था कि औरत को जिस तरह सफोकेट करके रखा जाता है, अब प्रैक्टिकली तो मैं इस तरह अपने तौर पे जो कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पेंटिंग एक ऐसा मीडियम था या आर्ट, शुरू में मैं शुरू में जो है मैं शायरी करती थी, फिर मेरी शादी होगी, मुझे मना कर दिया गया शायरी से, तो मेरे वो जो है ना वो आर्टिस्ट का गला दबाया गया, जिसकी वजह से मुझे मतलब कि वो कहा गया कि शायरी जो है ना अच्छी औरतें नहीं करती और मुशायरों में नहीं जाती। तो बेसिकली मेरे अंदर जो आर्टिस्ट था उसने मरना जब शुरू कर दिया, तो मुझे तो समझ नहीं आई। फिर मैंने पेंसिल उठाई, कागज़ उठाया, फिर अब यही देख लें कि स्टील वूल उठाने का भी बेसिकली मकसद ये था कि जो कुछ मेरे पास डोई उठानी चाहिए थी सीधी सीधी। पता नहीं आपने डोई क्यों नहीं उठाई? वो मैंने अब उठा लिया जब मैं फाइनेंशियली प्रमोट नहीं कर रहे, हमारा कहने का मकसद ये है कि डोई से भी आर्ट क्रिएट हो सकता है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमने वही कहा कि कोई भी चीज है उसको आप किस तरह से क्रिएट, लेकिन इसमें कैनवस कौन होगा ये हम बात नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा वाला हो तो ज्यादा बेहतर है जी। तो उसमें ये था कि फिर मुझे महसूस हुआ कि अब अगर शायरी मैंने ना की तो मैं तो मर जाऊंगी। तो आज आपका शायर वैसे हम जगा सकते हैं? नहीं, मुझे अब याद नहीं है। अच्छा, शायर शेर आपको याद नहीं है अभी? मतलब कि मैं नसरी नज़में कहती हूँ, ठीक है। बाकायदा जो शेर होते हैं वो नहीं होते। और मैंने फ़लस्तीन पे 2-3 लिखी हैं, फेसबुक पे तो सारी मौजूद है, इधर मेरे पास मौजूद नहीं। मुझे मालूम है कुछ पिक्चर्स आपके और भी दिखा रहे हैं जो आपके काम है, जो फन पारे आपके, जिसमें मोस्टली काम आपने जरा ये भी स्टील वूल से बनाया है? वाह जी, ये मैं टोटली स्टील वूल यूज करती हूँ। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। मुझे लिटरली लगा कि ये पिक्चर कैप्चर की हुई है एकदम जैसे स्क्रीन पर बनी हुई है। माशाल्लाह। सूरत, अरे वाह, गांव का मंजर लग रही है। सही बात है। मैं गांव में ही रहती हूँ, तो मैं फिर एट द स्पॉट जाके भी पेंट करती हूँ अपने गांव में। ये गांव का मंजर है? जी, गांव का। ओके, ये आपने खुद देखा? ये बिल्कुल हमारे गांव का मंजर है। वहाँ खुद देखा और पेंट किया है? उसी जगह पे मौजूद थी मैं, मतलब ये वही मंजर है जी। आई कांट बिलीव दिस। उस जगह पे जाके मैंने पेंट किया है। अमेजिंग। और ये अमलतास के दरख्त तो वैसे इतने खूबसूरत लगते हैं, पर जब उस पे फूल लगते हैं, वाह भाई वाह। सरसों का खेत लग रहा है मुझको। हाँ जी, सरसों वही है। तो आप सही कह रही थी कि जो अभी आपका इससे अच्छा काम है वो फिलहाल वो गाड़ी में आ नहीं रही थी ना चीजें। अच्छा, और काफी ज्यादा तो बिक गई हैं। कितना वक्त लगता है वैसे, जिस तरह ये जो खजा का मंजर आपने तख्लीक किया, कितना वक्त लग जाता है इसको? ये वैसे तो ये है कि अगर मुझे कोई ना छेड़े, स्टूडियो में बंद हो जाऊं और बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इतना सारा कैनवस हो, तो मेरा अगर मूड सही हो कि मैं बस अब पेंट ही करना है, तो फिर ये पेंटिंग में तो 1-2 घंटे में कर लेती हूँ फुल स्पीड से। ये छेड़ता कौन है घर में आपको? मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, बेटी मेरी डॉक्टर बन रही है, बेटा इंजीनियर बन रहा है, तो लेकिन 2 छोटे भी हैं, तो जाहिर है। इन चारों में किसी को शौक है? आर्टिस्ट कोई है? चारों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सारे वहाँ पे गए हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो भी, लेकिन ज़ाहिर है आप बच्चे माँ को ना छेड़े तो फिर किसको बुलाएं? तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है, फिर उसमें फ़र्क पड़ जाता है कि एक पेंटिंग आप 1 गो में करते हैं, उसकी और बात होती है, एक फ्लो होता है,
बिल्कुल सही बात है। और अगर बीच में टूट जाती है तो फिर वो नजर आता है कि यहाँ जो है ना आर्टिस्ट को छेड़ा गया। ये दोनों में से अनइंटरप्टेड पेंटिंग्स बनी है। हाँ, ये तो छोटा साइज इसलिए ना अच्छा रहता है कि 2 घंटे तो कोई भी माफ कर सकता है। 2 घंटे तो हाँ मैनेज कर लेते, जब बच्चे कहीं गए में स्कूल कॉलेज आप उस वक्त ही बना लें, या रात में बच्चे सो गए तो बना लें। आप एग्जीबिशंस भी करती हैं? हाँ जी, मेरी कराची में 2 सोलो एग्जीबिशन हुई थी और अभी कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में हुई थी गैलरी 21। पहली बार कौन सी पेंटिंग किस ड्रामे में आई थी? ये जो है ना मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये भी मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पेंटिंग इसमें मौजूद है। मेरे क्लाइंट्स थे, उनका घर भरा हुआ है मेरी पेंटिंग से। और उस घर में शूट हुआ था? हाँ जी। अच्छा। तो मैं वैसे ही देख रही थी ड्रामे में, वैसे देखती भी कम, तो चांस था मैंने देखी, तो फिर मैंने इंक्वायर किया, मुझे पता चला फिर खुशी। अच्छा, आपके इसका मतलब बड़े पुराने क्लाइंट्स भी होंगे कि अब हम घर चेंज कर रहे हैं या इस वॉल पे हम पेंटिंग चेंज करना चाह रहे हैं और फिर आपको कांटेक्ट करते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्लाइंट्स में अब चूँकि 15 साल हो गए हैं, और इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी उस वक्त फेसबुक भी मेरे ख्याल में, हमारी सिटी में तो नेट उसी वक्त आया था, तो पहली पेंटिंग मैंने अपलोड की फेसबुक पे, पहली पेंटिंग ही बिके। ओके। और उससे फिर मैंने अपने कलर्स लिए और आर्ट मटेरियल सारा लिया, तो एक ज़ाहिर पैसे का अपना चार्म होता है, खुशी होती है, रिलैक्सेशन होती है। भी तो अच्छा खासा महंगा है, बहुत महंगा होता है। मैं एक टाइम में 50,000 के 60,000 के इस तरह के कलर मंगवाती हूँ। और इसमें भी चूँकि डिफरेंट ब्रांड्स भी होते हैं, और जब आप प्रोफेशनली काम करना होता है आप फिर देखते हैं क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आप फिर कलर्स भी ऐसे प्रोक्योर कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई आपको चीज़ ना मिल रही हो और आप परेशान हो रहे हो कि अच्छा मुझे ये मटेरियल नहीं मिल रहा, मैं कैसे अपना फन पारा तख्लीक करूँ? मैं वही, अब तो मुझे कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे ऊपर पाबंदी, मैं फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये है कि जब पेंटिंग में नहीं कर सकती तो फिर शायरी का जो है वो भूत सवार हो जाता है और कापी पेंसिल उठा के कोने में घुस जाती हूँ। और ये होता है कि बस मैं कहती हूँ कि जब मेरा दिल हो तो कलर मौजूद होने चाहिए। बस दफ़ा ऐसा हो जाता है कि रास्ते में लेट हो गए, कराची से मंगवाने पड़ते हैं, ऐसे तो इस्लामाबाद से भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से चलें, हमारा एक सिलसिला बना हुआ है। और ऐसे में इसको कि इसकी लाइफ ज़्यादा रहे, इसको कैसे आप ऊपर कुछ स्प्रे करते हैं? स्प्रे करते हैं लोग, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि उसका वो ग्लास इफेक्ट आ जाता है, फिर हाँ, वो डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस वो मैट तो देखने पे फिर मेरा ख्याल है स्मूथ होता होगा। अगर आपको स्मूथ नहीं पसंद, आपको थोड़ा सा टेक्सचर पसंद है, ये भी मैं उनकी पर्सनालिटी से बड़ी जज करूं। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग है। नो आई रियली लाइक, मैं बता रही हूँ ना कि मैं सीधी नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, आप उसमें आज़ाद होना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पेंटिंग है ही मेरे लिए, पेंटिंग ऐसी है कि मैं जब पेंटिंग शुरू करती हूँ तो मैं सोचना ख़त्म हो जाता है, मैं एक जोन में चली जाती हूँ, महसूस करना शुरू हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा सुकून का और आज़ादी का एहसास। थेरेपी है ये? बिल्कुल, ये मेडिटेशन है। बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे फ्रीडम का एहसास होता है कि ये एक ऐसा लाइफ का कैनवस तो ना सही, बड़े से बड़ा बंदा भी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद नहीं हो सकता जिस तरह का सेटअप है हमारा, लेकिन ये वाला कैनवस ऐसा है कि ये मेरा अपना है, मैं जो कर सकती हूँ ना, या मुझे कोई नहीं मना कर सकता। अगर ख़राब हो जाए तो मैं जो है ना कलर वॉश करके नहीं लगा सकती हूँ और जिस तरह मर्जी लगा सकती हूँ। तो ये आप कहते हैं ना कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आप बड़ा आज़ाद फील करते हैं ना, वो कर रहे होते हैं, इट्स एन एक्सप्रेशन एज वेल जो कि आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सारा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह, ये भी और बहुत अच्छा काम जो कि आपका ड्रामे में डिस्प्ले हुआ और जो अभी हमने कुछ शेयर भी किया आपसे। अपना बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के इस शो से मुताल्लिक, और ज़रा सजेस्ट भी किया करें कौन से ऐसे मौज़ूआत है जो आप सुनना चाहते हैं, जिस पे बात करना चाहते हैं, जिस पे आप कोई राय जानना चाहते हैं, कोई ऐसा मेहमान जिसको आप चाहते हैं कि हमारे शो पे है, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हम अक्सर कर भी रहे होते हैं कि जो हमें फेसबुक पे रीच आउट कर रहे होते हैं, हम उनका काम भी दिखा रहे होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं। तो यही सिलसिला है जो कि राइजिंग पाकिस्तान का आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।